सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और ऐवान बाला के इंतखाबात में अब 2 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी कल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगले 2 रोज़ में कागजात मुस्तरद होने या ना होने से मुतालिक भी फैसले सामने आ जाएंगे। तमाम जमातों के अब नाम सामने आ चुके कि कौन कौन अपने किस किस रहनुमा को सेनेट में भेजना चाहता है और फैसला साजी और कानून साजी के अमल में शामिल करवाना चाहता है। लेकिन जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपनी मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकी तो उसके बाद अब उनके जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद भी अददी हैसियत में कम हो जाएगी और हुकूमत को अब सेनेट में भी हुकूमती जमातों को अददी बरतरी हासिल होने जा रही है। लेकिन एक जानिब उनको अददी बरतरी हासिल होने जा रही है और दूसरी जानिब उनमें इख्तलाफात की खबरें भी खुलकर सामने आ रही हैं। जब इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात शुरू हुई, वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपना ओहदा संभाला। IMF के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि चंद इदारे जिसमें PIA सर फहरिस्त है उसको हम प्राइवेटाइज करेंगे, चूंकि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं बल्कि पॉलिसियां बनाना है। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फौरी तौर पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि PIA को अगर एक ऐसा इदारा बनाना है जो कि प्रॉफिट क्रिएट कर सके, मुनाफा बख्श हो जाए, तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाना पड़ेगा और फौरी तौर पर प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है। तो अब इस नुक्ते को लेकर क्या दोनों जमातों में इख्तलाफात मजीद बढ़ सकते हैं आगे और हुकूमत को इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब नून लीग के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में फैसल करीम कुंडी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। तो शुएब शाहीन साहब, ये अब ज़ाहिर सेनेट में आपकी अददी हैसियत कम होने जा रही है और हुकूमती जमातों के नंबर्स वहां पर ज्यादा हो जाएंगे, चूंकि ज़ाहिर मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिल सकी, जिसका बहरहाल आपको नुकसान होने जा रहा है। तो अब सेनेट के इंतखाबात को कैसे देख रही है आपकी जमात? देखिए, हमारे साथ तो हर तरह की ज्यादती पिछले जो 2 साल से जारी और सारी है और स्पेशली पिछला 1 साल जो हमने भुगता है, जिस तरह हमारे लोगों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद किया गया, फोर्सिबल पार्टीज चेंज कराई गई, किंग्स पार्टियों में शामिल कराया गया, ये सारी चीज़ें हमने भुगती। फिर सिंबल का निशान ले लिया गया, फिर हमारे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार हुए। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे समेत हमारे कई लोगों के खिलाफ FIR कटी। हमें कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई फंक्शन नहीं करने दिया गया, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। मैं 1,05,000 वोट से जीता हूँ और मेरा मद्दे मुकाबले 50,000 वोट लेने में कामयाब हुआ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कि जितनी धांधली हुई और जो कुछ हुआ, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए हमें हरा दिया गया। सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि हमारी तो 180 के करीब सीटें बनती हैं, जो कि हमें डिप्राइव कर दिया गया, 2/3 मेजॉरिटी है। अब उसके बाद जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि सीटों का मामला अलग से देखा जाएगा, तो जब अलग से देखा जाएगा तो हमने एक पार्टी ज्वाइन की और जिस तरह हमें रिजर्व सीट से डिप्राइव किया गया, ये बदनीयती भी है, ये आइन की खिलाफवर्जी भी है, ये जुर्म भी है, ये गलत इक़दाम हुआ है। न सिर्फ ये कि हमें नहीं मिला जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक होता है, बल्कि ये दूसरी पार्टीज़ को दे दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि ना ये गिफ्ट है, ना ये खैरात है, ना आप इसको कोई इंटरचेंजेबल या ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। आर्टिकल 51 बड़ा इसमें क्लियर है। बहरहाल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, उसके जरिए अब जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन शुएब साहब, अब ये फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है ना। अब तो आप लोग दरखास्त लेकर पेशावर हाई कोर्ट गए और वहां से भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ गया, जबकि माजी में वहां पर बल्ले का निशान आपको वापस मिल चुका था। तो अब जब वो फैसला आप लोगों ने कबूल किया तो फिर इस फैसले पर तनकीद क्यों हो रही है? नहीं, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तनकीद भी करना हमारा हक है। अगर गलत फैसला हुआ है, आइन की खिलाफ वर्जी में कोई फैसला हुआ है, किसी ने भी किया है, अदालतों के सारे फैसले 100% तो दुरुस्त नहीं होते ना, और हमारा हक है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आइन की आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना ड्यू शेयर दिया जाएगा और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक नहीं है, ये ख़वातीन का और मिनॉरिटीज़ का हक होता है। ये जितनी जनरल सीट्स आएंगी उस रेशो के हिसाब से वो लेटर एंड स्पिरिट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो हर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका शेयर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि उस शेयर से ओवर एंड अबव उठा करके उसको दे दिया जाए, गिफ्ट कर दिया जाए। ये कहीं कोई कानून में नहीं है, आइन में नहीं है, आर्टिकल 51 में नहीं है। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है वो गलत है। तो दूसरी बात जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, अगर जबर, जुल्म और बर्बरियत के जरिए और डाकाजनी के जरिए अगर हमारे से सीटें ना छीनी गई होती तो हम ना सिर्फ नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी हमारी सीटें होती, बल्कि हमारी सेनेट में भी वाज़ेह अक्सरियत होती, जिसमें पंजाब सर फहरिस्त होता और KP में तो हम ऑलरेडी सर फहरिस्त हैं।
इसी तरह नेशनल असम्बली की जो सीटें आती 3 वो हमें मिल सकती थी, जो 2 का भी मुकाबला हो रहा है और एक जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। और इसी तरह हमें सिंध में बहुत बड़ी अक्सरियत मिल सकती थी, तो जिस तरह और बलूचिस्तान से भी हमें ड्यू शेयर मिलता। तो ये हर लिहाज से ज़ाहिर है हमें असम्बली से जब डिप्राइव किया गया और फिर उसके साथ रिजर्व सीट से डिप्राइव किया गया और उसकी तनासब से हमें सेनेट में डिप्राइव किया गया। लेकिन एक बात तय है, अवाम और कौम आज भी हमारे साथ खड़ी है। जिस अंदाज से ये मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी की कौन सी वो खिदमात हैं जिसके सिले में आज उनको सेनेटर बनाया जा रहा है, और कैसे एक इम्पार्शल, जो कि इम्पार्शल तो खैर नहीं था, इम्पार्शल आदमी को कैसे आप ला सकते हैं? सरफराज भुट्टी को किस तरह सेनेटर नहीं होंगे तो फिर वजीर कैसे रह सकेंगे? फिर ज़ाहिर है चूंकि उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है और बड़ा अहम ओहदा है, तो अब वो उस पर कायम रखने के लिए उनको फिर ज़ाहिर है कि सेनेटर भी बनाना ज़रूरी है। देखिए, अगर गलत तरीके से वजीर बनाया, गलत तरीके से सेनेटर बना रहे हैं, गलत तरीके से उसने एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर वो फस्तायत और यजीदियत के मुजाहरे किए जो सिर्फ हम तारीख में सिर्फ सुना करते थे। हमें तो ऐसे लगता था कि ये पंजाब गवर्नमेंट में नहीं रहते, ये लोग हमारे PTI के लोग ये फ़लस्तीन या कश्मीर में रहते हैं। जिस तरह का चादर चारदीवारी की पामाली हुई, जिस तरह ख़वातीन के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ, जिस तरह बच्चों के साथ हुआ, जिस तरह लोगों के साथ हुआ, जिस तरह नंगा करके उनको मारा गया, ये इंसानियत के दर्जे पे से भी बदतर किस्म का उनके साथ सलूक हुआ। ठीक है, तो अब शुएब साहब ये ज़ाहिर है इस सब के खिलाफ आप लोग एहतजाज भी करने जा रहे हैं, उसकी क्या हिकमत अमली होगी? 23 मार्च को जो आप लोग का एहतजाज है, इस पर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। रफ़ीक रजवाना साहब, ये ज़ाहिर है अपोजिशन जमात के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। पहले इलेक्शन के नताइज पर एतराज़, फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्व सीट्स पर सामने आए, और वो रिजर्व सीट्स अगर बाकी जमातों को मिल जाती हैं तो आपको नहीं लगता कि फिर ये अपोजिशन जमात की हक तलफी होगी? देखिए जी, अब 2 फैसले हो गए। अभी ये बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का, ठीक है जी। इस पर मजीद बहस की गुंजाइश मेरी नज़र में इसलिए नहीं है, मेरी तरफ से, कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये दोस्त हमारे जाएंगे और उस पर जो फैसला होगा सारों के लिए काबिल पाबंदी होगा। फैसले के ऊपर तनकीद, जायज तनकीद तो हर कोई कर सकता है, खासतौर पर मुतासरा फरीक जरूर कर सकता है, ठीक है जी। अब बात यह है कि मजलूमी की इतनी दास्तान है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मजलूमों की मदद करे, और इस मुल्क को चलाना भी तो है ना जी। इस मुल्क को सिर्फ एक मौक़िफ़ के तहत लेके चलते रहे और उस पर चाहे तबाही हो या उस पर चाहे मुल्क चले या ना चले, तो मौक़िफ़ पे खड़े रहे। जो कानून और इंसाफ इजाज़त देता है, आइन और कानून की पासदारी के तहत अपना अपना कोई रास्ता ले। दूसरी बात ये सियासी जमातों पर मुश्किलात आती भी रहती है। तो रफीक साहब, आपने अच्छी बात की कि ज़ाहिर है मुल्क को चलाना भी है, तो जो गलतियां या खामियां हो चुकी हैं पिछले दिनों में, वो उन पर पर्दा डाल के आगे बढ़ के चलाना है मुल्क को, या फिर उन गलतियों खामियों को दूर करना है, निज़ाम को सही करना और फिर उसके बाद आगे चलाना है? 2 तरीके हैं ना चलाने के भी। गलतियां और खामियां हर तरफ होती है, ठीक है ना। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर भी रखना होता है, मगर साथ ही मैं समझता हूँ कि एज ए पोलिटिकल वर्कर किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसमें सारी इंटरिम गवर्नमेंट थी और उसमें कोई मौजूदा हुकूमत को कोई अमल दखल नहीं था, ठीक है जी। हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने कानून को हाथ में लेना है वो कानून के मुताबिक ही विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। बाकी इलेक्शन का इशू है जिस पर PTI समझती है कि हमारी 180 सीटें थी, तो 180 सीटों में कितनी इलेक्शन पिटीशन हुई है मुझे तो नहीं पता। टेलीविजन पे आता है जी 20 है या 30 है। नहीं कि शोएब शाहीन साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं यहाँ कोई मतलब है कोई फॉरेन अगेंस्ट आर्गूमेंट मैं करना भी नहीं चाहता, ना मैं कभी करता हूँ। इनको ग्रीवियंस है, ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर सही होगा तो इनको सामने आ जाएगी बात, जो भी होगा फैसला हो जाएगा। देखना यह है कि मुल्क को चलाना कैसे है। मुल्क को चलाने के लिए कंसेंसस बहुत जरूरी है। अपनी अपनी ग्रीवियंसेस का आप मदावा करते रहें, साथ साथ मुल्क को भी चलना चाहिए। और साफ जाहिर है कि हुकूमत के कोर्ट में बहाल है तो हुकूमत को भी बेहतर बिहेव करना चाहिए, एंड होप्स हो कि हुकूमत विल बिहेव बेटर इंशाअल्लाह, ताकि सबको मिला कर चला जाए। और कई दफा ऑफर तो हो चुकी है कि मफामत की पॉलिसी कर सकते हैं। अब अगर हमें इस तरह से देखा जाए कि जैसे सफेद कपड़े में खून होता है, तो फिर इस तरह से तो नहीं चल सकता मसला। सही। और वो जो मुफाहमत की पॉलिसी है उस पर चलने के लिए फिर आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के कोर्ट में इस वक्त बॉल है, तो हुकूमत को इब्तिदा करनी चाहिए, हुकूमत ही हाथ बढ़ाए, ऑपोजिशन को चीजों पर ऑन बोर्ड लेना शुरू करे। इब्तिदा से कितनी दफा कहा गया है, कई लोगों ने बयानों में भी कहा है कि मुफाहमत करे। अब बात यह बुनियादी चीज है कि वो मामलात को सुधरने तो दे ना। अगर वो कहेंगे कि पहले हमारे ये इलेक्शन के ये रिजल्ट बनाए,
हमें ये करें, उसके बाद ये सीटें दें, फलां करें। अब वो तो एक कानूनी मराइल तय कर रहा है, वो सारा जो सूरत हाल है उसके कानूनी मराइल तय हो रहे हैं, किसी के बस में नहीं है उठा के दे दे। अदालत को कहेगी तो इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक अमल दरामद करेगा। तो हमारे पास क्या है देने के लिए, चॉइस के कि हम बैठे हैं, मुफाहमत करें और आपके साथ मिलकर काम करें, मगर कोई दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी ठंडी हवा है ना, सारी सर्द हवाएं हमने तो नहीं भेज दी है ना। चलें, अब ये दूसरी तरफ से क्यों नहीं ठंडी हवा आ रही शोएब शाहीन साहब, ये आप लोगों की जमात की इस वक्त पॉलिसी है क्या? एहतजाज करना है तो फुल फ्लैश तरीके से करना है, या फिर अभी जिस तरह हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो एक तरफ ये मुलाकातें भी चल रही हैं, एक तरफ वज़ीर आला साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया वज़ीर आज़म को और उनकी हुकूमत को, और फिर आप लोग जो अपने आपके रिजर्वेशन हैं वो भी आप साथ साथ बता रहे हैं और एहतजाज की भी एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल पॉलिसी है क्या आपकी जमात की? देखिए, ठंडी हवा का मतलब ये है कि रोज़ हमारी एक सीट कम खा रहे हैं। ये डाका जनी के ज़रिए जिस तरह इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, जिस तरह करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हो रही है, ये किसी सूरत ये इस तरह नहीं चल सकता मुल्क का निज़ाम कि आप जो जीती हुई हमारे सीटें हैं डबल स्टेप करें और 17,000 वोट हमारा ज़ाय करें, उनको रिजेक्ट करें और जाकर कह दें कि जनाब हम जीत गए। इस तरह कोई एक नहीं, कई वाक़यात हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी और सारी है। इस तरीके से और जिस अंदाज से जो पंजाब में हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, रहीम यार खान में हमारे वर्कर को एक शहीद कर दिया गया पुलिस कस्टडी में, एक वर्कर को उठा करके ICU में जाकर फेंक दिया गया, और जिस तरह लोगों के साथ बिहेव हो रहा है, ये तो मैंने जैसे पहले कहा, तो हमें तो ये एहसास नहीं होता कि हम एक आज़ाद मुल्क में, एक आईनी हुकूक रखने वाले मुल्क में हम रह रहे हैं। देखें, एहतजाज करना, मैंने इस्लामाबाद में 2 हमने एहतजाज किए, यहाँ हमने जलसे किए और मेरे खिलाफ 2 FIR पिछले 2 हफ्तों में कट गई। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर सरदार लतीफ़ खोसा, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा भी दहशतगर्द हैं इनकी नज़र में कि वो बाहर निकलते हैं कि अपना सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने के लिए, तो ये इनकी तरफ से बड़ी ठंडी हवाएं हैं। और ये अगर ठंडी हवाएं हैं तो गर्म हवाओं कौन सी होंगी वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें, और वो कैसे ख़त्म होगा? जिसको जो राइट मिला है तो वो मिले। आप एक कब्जा करके सीटों के ऊपर आप ये तसव्वुर कर लें कि नहीं जी आप मुल्क चला लेंगे, इस तरह मुल्क नहीं चलता। माशी इस्तेकाम सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर नहीं हो सकता। फिर इन्वेस्टमेंट इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के पास कौन लेगा? शोएब साहब, ज़ाहिर है जो तरीकाकार आप बता रहे हैं वो तो अब कोई ऐसा तो होगा नहीं जो हुकूमत अपने हाथों में आई हुकूमत को छोड़ेगा, तो ये तो शायद काबिल अमल तजवीज़ है नहीं। अब अगर ये इस पर नहीं अमल होता और आपके हक को जो बकौल आपका हक है नहीं तस्लीम करते, तो फिर ये एहतजाज का जो दायरा है, क्या इसको वसी करना है, किसी तहरीक की शक्ल देनी है, या आगे क्या सूरत हाल पैदा होगी? जी बिल्कुल, हमने तहरीक की शक्ल देनी है, हमने उस दायरे को वसी करना है, हमने उसको बढ़ाना है, हमने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली करनी है। पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करना है, पार्लियामेंट के बाहर भी करना है, हमने लीगल फाइट भी करनी है। जो हमारे पास एक आईनी और कानूनी हक है वो हम बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे और उसको हम बिल्कुल, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, तो रफ़ीक रिजवाना साहब, ये अभी अपोजिशन का एहतजाज अपनी जगह पर, आपके तो जो अपने साथी हैं वो आपके फैसलों पर इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना साहब प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, PIA को प्राइवेट करने वो जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जो कि जिसने आपकी हुकूमत बनवाई है, सबसे अहम किरदार अदा किया है, वो उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। तो ये अपोजिशन, आप हुकूमत के अंदर भी अपनी अपोजिशन पैदा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं एक बात करूंगा कि ये जो एक बात पे रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई है ना मीडिया पे अरसा दराज से, जरा कोई बात हिलती है तो उस पर कई प्रोग्राम हो जाते हैं, वो कोई इख्तलाफ नहीं होता, ये अपनी अपनी एक राय है। पीपल्स पार्टी काबिल एहतराम है, उनकी एक राय है, और IMF ने अपनी एक कुछ शराइत कही है और उस पर वजीर खजाना ने और अदरवाइज ट्रेजरी बेंच की जो है ना हुकूमती जो बेंच है उनकी एक राय है कि PIA को प्राइवेटाइज किया जाए। अल्टीमेटली डिसाइड होना है, बैठ के वो करेंगे कि प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, या उसको प्राइवेटाइज करना है। मगर अब मैं मात्र के साथ ये कहता हूँ, एक बात अगर पीपल्स पार्टी ने कह दी है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है हमारे लिए सर आंखों पर, हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, तो उसको इतनी हवा देने का क्या, कौन सा ऐसा इख्तलाफ हो गया जिसको
प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया हूँ और मेरे दोस्त भी बन जाएंगे, और उसको बढ़ाते बढ़ाते पीपल्स पार्टी ये कह रही है, नून लीग ये कह रही है, हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है। जब ये हुकूमत बनने से पहले पीपल्स पार्टी ने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया था नून लीग को। देखे सुन तो लेना, जी जी मैं आपके प्रोग्राम पे इतराज कर रहा हूँ, सॉरी, हालांकि मैं इसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। ये छोटी सी बात है, हमारी पार्टियों के दरमियान है, हमारे इत्तेहादी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी चले हैं, इंशाल्लाह अब भी चलेंगे। जरदारी साहब का बड़े खुला बयान है कि हम चलेंगे हुकूमत के साथ, और हुकूमत के साथ चलना या मिलकर चलना ये वक्त का तकाजा है। इदारों के साथ मिलकर चलना वक्त का तकाजा है। इदारों पर हमला आवर होना या इदारों को हर वक्त मतऊन करना भी वक्त का तकाजा नहीं है। मैं इस बात पे जरा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस पर ये प्रोग्राम करना बंद कर दे कि इख्तलाफ हो गया और उसको रोजाना साहब जब हुकूमत बनने जा रही थी, जब पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की थी, मेरी बात तो सुने, मेरा सवाल तो ले लीजिए आप। देखिए मैं पार्टिसिपेंट हूँ ना, तो आप सवाल तो बना लेते हैं, मैं कहता हूँ ये सवाल आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए कि इसके अब वक्त की इसकी जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा ना बढ़ाए, मेरी ये गुजारिश है। अब ये रेलेवेंट क्यों है सवाल? मैं उसी को तो जिम्नी सवाल की सूरत में आपके सामने रख रहा हूँ। पॉइंट मैं यही पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। जब पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की थी तो इस शर्त पर की थी कि जो भी उनके मुताबिक जो अवामी मफाद के फैसले होंगे वो उसमें हुकूमत का साथ देंगे। देखिए तो ये उनके नजदीक अवामी मफाद का फैसला नहीं है। कोई भी कारोबार करे, कोई भी पार्टनरशिप करे, कोई भी सियासत बतौर इत्तेहादी के करे, तो दूसरी पार्टी का, दूसरे साथी का, दूसरे पार्टनर का जो मौक़िफ़ है उसको सुनना पड़ता है। अगर वो कहे तो आप कहते हैं जी पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है, आप कहें जी ये सियासत भी खत्म हो रही है, आप कहें ये इत्तेहाद भी खत्म नहीं हो रही। ये बात ये नुकता नहीं उठा रहे। एक इख्तिलाफ हुआ है, उस इख्तिलाफ पर बात हो सकती है, उस इख्तिलाफ को सवाल की शक्ल में आपके सामने रखा जा रहा है। इसको ज्यादा हवा आप डिसएग्री कर सकते हैं बिल्कुल रिजवाना साहब, ना हवा दे मेरे बरादरम, इसको ज्यादा हवा आपने अपना जवाब दे दिया। चले शुएब शाहीन साहब से भी इस पर उनकी राय ले लूं। तो शुएब साहब ये इस इख्तिलाफ को सवाल की शक्ल में अगर रखा जा रहा है नून लीग के सामने, पीपल्स पार्टी के सामने या आपके सामने, तो जो इस पर जवाब लॉजिकल बनता है जी, बयानी अलग अलग है ना, दोनों की राय अलग अलग है दोनों पार्टीज की। तो शुएब शाहीन साहब की राय में इस पर जरा उनसे भी जान लेता हूँ, जरा मौका दीजिएगा रिजवान साहब जरा काइंडली। जी शुएब साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए जो कोई अच्छे ओरिजिनल प्रिंसिपल स्टैंड है उसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। मगर ख़राबी क्या है? ख़राबी ये है कि ना इनमें कैपेसिटी है, ना इनके पास विल है, ना इनके पास स्किल है, ना इनको इनके कहने पे किसी ने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। इन्होंने उन्हें पौने अपने असासे बेच डालने हैं और उसका नुकसान मुल्क को देना है। इस तरह इनमें ये जो तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, और जो IMF से उधार पे लेकर फिनांस मिनिस्टर लेकर आए हुए हैं, उनकी क्या कैपेसिटी बनती है तो वक्त बताएगा। मगर सवाल ये है कि एक अफलातून और रस्सू ये लेकर आए थे इसहाक डार की सूरत में, वो पिछले साल उसने जो 1 साल लगाया या 16 महीने, वो जो बेड़ा गर्क किया है मईशत का, इस तरीके से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। आपने अगर 25% सूद रख के आपने कहना है कि इंडस्ट्री कोई लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर आप 70 रुपये या 100 रुपये बिजली का यूनिट अगर आप बेचेंगे या इतनी महंगी गैस, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पाएगा। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे आप इन्वेस्टर तब आएगा कि जब इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट करेगा। या ठीक है, चलें अब देखना होगा आगे कि ये इख्तिलाफ मजीद बढ़ता है शिद्दत या फिर ये खत्म हो जाता है और इस पर भी मुफाहमत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, रफीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ी अहम स्टोरी है जिस पर आपसे मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस बात पर कन्विंस नज़र आते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज़ करना है और ख़ास तौर पर सबसे पहले वो PIA को प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं। और IMF के साथ जो डायलॉग हुआ उसमें भी इदारों को प्राइवेटाइज़ करने की बात हुई। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बिल्कुल एक अलहदा मौक़िफ़ है और वो ये चाहते हैं कि पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए ऐसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए। अब ये क्या ये दोनों जो जमातों का बयानिया है, ज़ाहिर दोनों ही जमातें हुकूमत में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इस वक्त ये हुकूमत फॉर्म हुई है, तो
क्या ये एक इख्तिलाफ इसको समझा जाए या आगे इस पर कोई दरमियानी राह निकल सकती है? और अगर हुकूमत और वज़ीर ख़जाना अपने इस मौके पर कायम रहते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस इस पर हो सकता है, क्या रद्द-ए-अमल उनका सामने आ सकता है? इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल, प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो इस वक्त दोनों जानिब से अलग-अलग किस्म के बयानात आए हैं, इस पर हम क्या समझें? ये क्या एक इख्तिलाफ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है ये मामला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ राय रखी जाती है और मैं समझता हूँ कि दोनों बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। आज भी मैंने स्टेटमेंट देखी मुस्तफा मलिक साहब की, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ बैठकर, उनकी टीम के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बयानबाजी से हम गुरेज करेंगे, मिल बैठ कर जो इस मसले का हल निकालेंगे। हम उनको इंशाअल्लाह ताला अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे राजी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इस किस्म की जो है वो प्राइवेटाइजेशन ना हो। लेकिन बैठ के मसाइल क्या हल होता है, बयानबाजी पे या बयान देने से मसले का हल नहीं निकलता। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मसले का हल निकालेगा। और फैसल साहब, ज़ाहिर है इसमें कोई तीसरी बात तो हो नहीं सकती, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो ये जो मसले का हल है, ये किसी एक जमात की बात माने जाने से ही आप इसको ताबीर कर रहे हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाएगी या फिर नून लीग की बात मान ली जाएगी? तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि अगर आप लोगों को बेरोज़गार कर लेते हैं और इस इकनॉमिकल क्राइसिस में जहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई अरूज पर है, तो आप किस तरीके से लोगों को बेरोज़गार कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बैठ कर इस मसले का हल निकल सकता है। तो हम जब बैठेंगे तो इस मसले का हम निकालेंगे। अगर हम समझते हैं कि इसमें ज़्यादती हो रही है लेबर क्लास के साथ, वहाँ के उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको नहीं मानेगी और कन्विंस करेगी PMLN को कि ना हो। और अगर PMLN ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया तो फिर जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं समझता हूँ कि बैठते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप अगर कह रहे हैं जी या इधर या उधर, तीसरा रास्ता नहीं है, ये मैं इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि तीसरा रास्ता है या नहीं है, लेकिन बैठ कर ही मामले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। और फैसल साहब, ये चूंकि पाकिस्तान की मईशत को लेकर इस वक्त नए वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि ये अवामी मफाद का फैसला होगा कि बड़े बड़े इदारों को इस वक्त प्राइवेटाइज़ किया जाए, तो ये प्राइवेटाइजेशन को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मफाद का फैसला समझती है? चूँकि हुकूमत में शामिल होने, हुकूमत को सपोर्ट करने से पहले आपने एक शर्त रखी थी आपकी जमात ने कि सिर्फ अवामी मफाद के फैसले में हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, तो क्या ये एक फैसला अवामी मफाद में होगा या नहीं? देखिए, हमारी एक कमेटी है जिसने PMLN के साथ बैठकर मामला तय करने, जो उनकी कमेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेटी बैठेगी, तो वो दोनों बैठेंगे। पहले भी कुछ चीज़ों पे हमारा जो है वो डिस्कशन हुई और हमने बातचीत की थी। अब भी हम उनके साथ बैठेंगे और मसले का हल निकालेंगे। हमारी कमेटी है, उसके साथ जो है वो PMLN की कमेटी के साथ बैठकर इस मसले का डेफिनेटली कोई हल निकालेगी। सही। और फैसल साहब, ये प्राइवेटाइजेशन से हटकर जो मईशत को बेहतर करने के लिए अगर दूसरे इक़दाम होंगे, अब वो अगर टैक्स नेट में इजाफा किया जाता है, महंगाई बढ़ाई जाती है, आने वाला बजट अगर सख्त होता है, तो उसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी? चूँकि ज़ाहिर है आप लोग का भी एक बड़ा अहम रोल है इस वक्त हुकूमत को बनाने में, तो हर माशी फैसले में इस हुकूमत के साथ हैं या फिर केस बाई केस आप लोग फिर उसको रिव्यू करेंगे? हर हाल में केस बाय केस रिव्यू होगा और जहाँ जहाँ पर हमें पता है मुश्किलात हैं, मुश्किल फैसले होने हैं, IMF के पास जाना है, बजट देना है, लेकिन हम देखेंगे कि लोगों को भी सहूलत हमने देनी है, लोगों की भी उम्मीद इस हुकूमत से हैं। लिहाजा हम हर केस बाय केस देखेंगे कि हम कहाँ पर लोगों को सहूलियात दे सकते हैं, कहाँ पर मुश्किल फैसले हैं, कहाँ पर हमारी मजबूरी है। मजबूरी पे तो अब डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन जो चीज़ हो सकती है, सहूलियात जितनी दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो हम देंगे। सही। और फैसल साहब, ये हुकूमत से बाहर कब तक रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? चूँकि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा अब इशारों में, कुछ बराह रास्त ये बात भी कर रहे हैं कि ये बस चंद हफ्तों की या चंद महीनों की बात है और उसके बाद फिर आप लोग भी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी काबीना का साइज़ इसीलिए छोटा रखा गया है कि आप लोग का इंतजार है। तो क्या वाकई इस बारे में भी कोई डायलॉग्स वगैरह, कोई अंदरूनी खाना, कोई बातचीत चल रही है सिलसिले में? आप सिर्फ इशारे PMLN के दोस्तों को देख रहे हैं और बयानात, हमारे इशारे तो आप देख ही नहीं रहे कि हम क्या कहते हैं या बात क्या करते हैं। लिहाजा फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है हुकूमत में जाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने फैसला किया है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी जो है वो PMLN की मर्जी है, कैबिनेट छोटी रखें बड़ी रखें। उन्होंने मेरे ख्याल में कैबिनेट छोटी इसलिए रखी कि वो इंतजार में सेनेट के इलेक्शन के, ताकि उनके बाकी मेंबरान भी आ जाएं और उनको जो है उसमें वो कैबिनेट का हिस्सा बनाए। हमारा कोई ऐसा वो नहीं कि हमारे इंतजार में पीपल्स पार्टी ने भी कोई फैसला नहीं किया कैबिनेट में जाने का।
और वैसे ये जो हुकूमत की ये सपोर्ट है ये कब तक जारी रहेगी? अभी बजट को आप लोग देख रहे हैं, बजट आ जाए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अवामी रिलीफ के लिए हों, क्योंकि आप लोग का जो मंशूर था इलेक्शन से पहले वो पूरा का पूरा अवामी मफाद पर मबनी था। अगर उसमें से कोई 2, 4, 5 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद नहीं होता या अवामी रिलीफ के फैसले नहीं किए जाते तो कब तक टाइम देंगे आप इस हुकूमत को? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था और पाकिस्तान की आवाम अगर पीपल्स पार्टी को वोट करती तो हम मंशूर को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस वक्त PMLN की हुकूमत है, हमारी कोशिश होगी कि वो जो हमने मंशूर दिया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन हम वादा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास मैंडेट नहीं है। अगर हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होते तो हम मंशूर पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि PMLN की हुकूमत है, उनका मंशूर है, वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत है, हमारी कोशिश होगी हम सिंध और बलूचिस्तान में उन पे जो है इम्प्लीमेंटेशन करें। लिहाजा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर हमारे पास हुकूमत होती तो हम फुल फ्लैज इम्प्लीमेंटेशन कराते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कराएं और सिंध में और बलूचिस्तान के लेवल तक जितनी हम कर सकते हैं उसमें हम करें। ठीक है। और वैसे साहब ये ज़ाहिर है इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी कन्विंस करना होगा, वज़ीर ख़जाना को भी कन्विंस करना आप लोगों को होगा, तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस कर पाएगी उन्हें, वफाक में भी ओवरऑल भी ऐसे फैसले हों कि मुल्क में ज़रा, चूँकि महंगाई की इस वक्त हम बहुत ज़्यादा शिद्दत देख रहे हैं, एक आम आदमी इस वक्त पिस चुका है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ी रिलीफ मिल सके, थोड़ी आसानी हो सके आने वाले दिनों में। डेफिनेटली देखें, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, जैसे मैंने पहले कहा, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्राइसिस से मेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेरोजगारी का जो मसला है, चीज़ें महंगी हुई पड़ी हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। कोई इतनी आसान हुकूमत नहीं है, अगर आप बोलें कि हुकूमत आ गई और बड़ी आसानी से चल सकती है, इस हुकूमत में मुश्किलात हैं। हमेशा जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ वही होती हैं कि आप मुल्क को मुश्किलात से निकालें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क को मुश्किल से निकालें, हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, इत्तेहादी जमातों को भी ऑन बोर्ड लें और इस मुल्क को जो है, इस पाकिस्तान की आवाम को जो है वो सहूलियात दें और इस मुल्क को जो है वो इकनॉमिकल क्राइसिस से हम निकालें। और फैज़ल साहब, अपोजिशन तो अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। अभी कुछ देर पहले शोएब शाहीन साहब मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब ये अगर उनको उनका हक नहीं मिला, जो बकौल उनका हक है, और इंसाफ नहीं मिला, तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करेंगे और उसको एक तहरीक की शक्ल देंगे। तो ये हुकूमत इतनी मुस्तहकम है कि अपोजिशन की ऐसी किसी तहरीक को ये बर्दाश्त कर सके? देखें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये टाइम है कि आप जो है इस वक्त एहतजाजी तहरीक करें। बिल्कुल उनका हक बनता है कि एहतजाजी तहरीक करें, लेकिन इस वक्त इसका जो है, इस वक्त जो अगर सही मानने पे अगर अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं तो इस वक्त अपोजिशन का ये रोल होना चाहिए कि कानून साजी करें हुकूमत के साथ मिलकर। उनके जो खदशात हैं इलेक्शन के हवाले से, जहाँ पर आप समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है या गलत इस्तेमाल हुआ है, उसको रोकने के लिए कानून साजी करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, कानून साजी करें, ताकि अगले इलेक्शन में ये चीज़ें ना हों। अगर वो हम कानून साजी नहीं करते हैं और ये चीज़ें ठीक नहीं करते हैं और अगले इलेक्शन में दोबारा इस किस्म की खदशात हों या शिकायत हों, तो फिर कौम आपसे कहेगी कि आपने 5 साल पार्लियामेंट में क्या किया, आपने कानून साजी क्यों नहीं की, आपने चोर दरवाजे बंद क्यों नहीं किए, आपने जो चीज़ें गलत हैं उसको ठीक क्यों नहीं किया। तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा हमने क्यों नहीं किया। लिहाजा एहतजाज इनका जमहूरी हक है, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज है, लेकिन पार्लियामेंट में समझता हूँ कि वो कानून साजी करें, हुकूमत के बिल्स आए उनमें अपने इनपुट दें, हुकूमत को टफ टाइम दें ताकि हुकूमत अपने अच्छे अच्छे इक़दाम कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम गुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनागुज़ीनों की अब वापसी का दूसरा मरहला ऑपरेशन का फ़ेज़ 2 अब शुरू होने को है। 15 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू होगा और अब वज़ारत दाखिला की जानिब से पंजाब हुकूमत को भी ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि जो मुख्तलिफ कार्ड्स होल्डर अफ़गानिस्तान के मौजूद हैं पाकिस्तान में, अब उनको भी मुल्क से बेदखल किया जाए। और इससे पहले हमने देखा था जब गुज़िश्ता साल इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, जो इसका फ़ेज़ 1 था, तो उसमें तकरीबन 4 लाख अफ़गानियों को उनके मुल्क भेजा गया और दीगर ममालिक से भी ताल्लुक़ रखने वाले चंद एक लोग थे कि जिनको वापस रवाना किया गया। अब पाकिस्तान को जो इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस दरपेश हैं, जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, इस पूरी सूरत हाल में कितना अहम ये फैसला है और कब तक ये अमल मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो जाएगा, चूँकि हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये फ़ेज़ 1 में हमने देखा कि 4 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से वापस रवाना
किया गया, अब ये इसका फेज़ 2 शुरू किया जा रहा है, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन क्या हम बहुत स्लो हो गए इस प्रोसेस में, चूंकि ये पिछले साल ये अमल शुरू हुआ था और ऐसा लग रहा था कि 1, 2, 3 महीनों में ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो फिगर सामने आए हैं वो आपके नज़दीक काबिल इत्मीनान है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कि पहला फेज था उसमें ये बात सही है कि वक्त तवक्को से ज़्यादा लगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेकंड फेज के हवाले से मैं ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि वो ज़्यादा सुरत के साथ और ज़्यादा कामयाबी के साथ इस वजह से वकूफ़ पजीर होगा, क्योंकि अब आप देखें कि पहले फेज में तो हमारे पास एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो कि ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी, उसका मैंडेट जो है वो एक हद तक लिमिटेड होता है। लेकिन अब चूंकि एक बाज़ाब्ता तौर पे एक जमहूरी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, जिसको अवाम की, आलमी बरादरी की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, पाक फौज की और अवाम की मुकम्मल तौर पर हिमायत और तायीद हासिल है, तो मैं समझता हूँ उनके एतमाद और उनकी क्लैरिटी जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। और अभी आपने देखा कि जिस तरह कुछ अफसोसनाक वाक़यात हाल ही में हुए, पाक फौज के कुछ अफसरान जो है शहीद हुए और कुछ जवानों ने जाम शहादत नोश किया, तो उस मौके पे भी आपने देखा कि हमारी सियासी क़यादत जो है, हमारे सदर और हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो है जनाजे में मौजूद थे। आज भी आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो दोनों अफसरान हैं, कैप्टन साहब और कर्नल साहब, उनके घर जाके लवाहीकीन से मिले और इजहार हमदर्दी किया, और जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त की जो हमारी सियासी क़यादत है वो फौज के न सिर्फ शाना बिशाना आला तरीन लेवल पे खड़ी हुई है, बल्कि वो पाकिस्तान के सलामती के हवाले से किसी समझौते के लिए भी तैयार नहीं है। और जो आज की ज़्यादातरीन इतलात हैं कि जो इक़दामात काउंटर टेररिज्म के हवाले से उठाए गए हैं, तो मैं समझता हूँ इस फेज़ में, जो कि दूसरा फेज़ है, ये काउंटर टेररिज्म के हवाले से, इलीगल अफगान को अपने मुल्क वापस भेजने के हवाले से, और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से, मैं समझता हूँ ना सिर्फ जो हमारी पूरी कैंपेन है उसमें तेजी आएगी, बल्कि ज़्यादा जामिया और भरपूर अंदाज में इन इक़दामात को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और मोहम्मद अली साहब, क्या इसका कोई रिएक्शन भी इंटरनली या एक्सटर्नली सामने आ सकता है? इस वक्त अफगानिस्तान कितना तैयार है, अफगान हुकूमत कितनी तैयार है इन तमाम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि अब पाकिस्तान से तो इनको भेजा जा रहा है, लेकिन क्या वहाँ पर इनकी एक्सेप्टेंस है? तो इस पर भी ज़रा आप कमेंट कीजिएगा कि फिर इससे हालात की खराबी का इम्कान तो नहीं है? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है और एक हकीकत है। तकरीबन जितने अरसे में अफगान अबूरी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, वो अपनी जो चारों उसकी आलमी बरादरी के साथ कमिटमेंट्स थी दोहा एकॉर्ड के हवाले से, एक ब्रॉड बेस्ड जामिया इंक्लूसिव हुकूमत के क़याम के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनमें वो यकसर तौर पे नाकाम नजर आते हैं। तो मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ साथ वो खित्ते और आलमी बरादरी के लिए दोबारा से अफगानिस्तान अब एक तशवीश का मामला बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान ने इसी वजह से ये फैसला किया है कि अगर अफगान हुकूमत की जानिब से जो ताउन का मेयार है वो ना भी हो, तो हम अपनी कौमी सलामती के जो दाखिली तकाज़ों को पूरा करें, और ना सिर्फ ये कि जो गैर कानूनी अफगानी हैं उनको अपने मुल्क बाइज्जत अंदाज से बाज़ाब्ता तौर पे रिकॉर्डेड प्रोसेस के ज़रिए से वापस भेजा जाए, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान में जुराइम का, स्मगलिंग का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी खात्मा किया जाए, ताकि वो ब्लैक इकॉनमी जिसका फ़ायदा नाजायज़ तौर पर जो क्रिमिनल और टेररिस्ट एलिमेंट्स अफगानिस्तान में मुकीम हैं उठा रहे हैं, उससे भी पाकिस्तान सद्देबाब कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज में मैं ज़्यादा अहम और ज़्यादा सुर्रत और ज़्यादा बड़े इक़दामात की तवक्को कर रहा हूँ। सही। और मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है चूँकि ये कोई 1-2 साल की तो बात है नहीं है, तो कई दहाइयाँ लगी हैं इतने लाखों अफगानियों को पाकिस्तान में आबाद होने में। अब जो नस्ल दर नस्ल से आबाद हैं, जिनके कारोबार सेट हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ कर ली हैं, उनकी औलादी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब उन लोगों के साथ फिर क्या मामला किया जाए जिनके एसेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं? तो उनके लिए कोई अलहदा से कोई पॉलिसी इस तरह की मुरतब होनी चाहिए, या फिर उन्हें भी इसी तरह से बस यहाँ से मुल्क बदर किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कानूनी मामला भी है,
लेकिन उससे बढ़कर कौमी सलामती का एक बहुत अहम एक हमारी तरजीह है कि जो लोग भी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं और उन्होंने गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में जायदादें बनाई हैं या मालो असबाब इकट्ठा किया है, तो सिर्फ इस वजह से कि एक शख्स मुतमव्वल है और उसके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बात से सरफे नज़र नहीं किया जा सकता कि उसने जो भी माल और असबाब इकट्ठा किया है वो गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा किया है। तो मैं समझता हूं कि एक शख्स की माली हैसियत से ज़्यादा अहम तरजीह ये है कि उसके जो कारोबार की नौयत है वो कानूनी है, अमन के और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है, जो उसूल और ज़वाबित हैं, जो हमारे SECP में रजिस्टर्ड कारोबार हैं, टैक्स पेयर हैं, क्या वो रिटर्न जमा कराते हैं या नहीं, या अगर वो कानून के दायरे से बच के कुछ नाजायज सरगर्मियों के जरिए से मालो असबाब इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके साथ किसी भी लिहाज से कोई रियायत नहीं बरतना चाहिए और ना ही मेरे ख्याल में बरती जाएगी। और मोहम्मद अली साहब, ये अब ऐसी पॉलिसी भी फिर होनी चाहिए कि ये जो कुछ पिछले कोई 18, 20, 25 सालों में हुआ वो फिर दोबारा कभी ना हो, इस तरह से अफगान कभी दोबारा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ना आ सकें, तो कोई एक ऐसी मरबूत और मुनज़्ज़म पॉलिसी भी आपकी नज़र में फिर अब मुतारिफ करवा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारा 45 साल का तकलीफ दे तजुर्बा है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा बहुत से क्रिमिनल एलिमेंट्स ने उठाया, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, चूंकि वैसे भी IMF और बैनुल अक़वामी इदारे ये तवक्को करते हैं, हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तेज किया जाए, टैक्स नेट को वाइडन किया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारी कौमी सलामती की भी ये ज़रूरत है, साथ साथ आलमी बरादरी की भी तवक्को है। और मैं समझता हूँ वो अफगान भाई जो कि पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान में आके कारोबार करना चाहते हैं, मैं समझता हूं उनके लिए भी ये लाजिम है कि वो वापस अपने मुल्क जाके दोबारा से कानूनी एतबार से बिजनेस वीज़ा लेके आएं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कानूनी एतबार से वो पूरी करें, ताकि हमारा भी एतमाद उनकी जो कंट्रीब्यूशन और मकासद और हैं उस पर बढ़े कि उनके मफादात जो हैं पाकिस्तान से मरबूत हैं और वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और इंशाल्लाह खुले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती उमूर हमारे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।